हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के 100 एमसीक्यू देखेंगे। और ये आपका पूरा टोटल जो है यूजीसी नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी जनरल स्टडीज़ के पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन भी है आप लोगों के लिए, जिसे आप डाउनलोड करके यहाँ पे आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी है, जो आपका टोटल आई थिंक 10 सेट यहाँ पे आपका फ्री में अवेलेबल कराया गया है, जो पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम की तरह ही चलता है। तो आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे और भी ढेर सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कोर्सेज की बात कर रहे हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी सभी कोर्सेज के साथ वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चूँकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक है, तो ये पूरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो एमसीक्यू है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और इसको हम लोग डिटेल्ड में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश ये रहेगी इस पूरे वीडियो में 100 एमसीक्यू सॉल्व करने का। तो चलिए, पहला यहाँ पे जो प्रश्न आपका दिया गया है, इसमें देखिए एक साथ दो दो यहाँ पे हम लोग करते चलेंगे। पहला दिया है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। यानी कि आपको जो ऑप्शन दिया गया है, इन पहाड़ियों को आपको व्यवस्थित करना है उत्तर से दक्षिण में। और ये प्रश्न हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, या जीएस में भी आपका ये पूछा जाता है। जैसे कि ये दिया गया धौलाधर है, लद्दाख है, पीर पंजाल है, जास्कर है। तो सबसे ऊपर आप आएंगे यहाँ पे कौन सा है, ये आपका होता है काराकोरम। उसके बाद आपका है काराकोरम के बाद यहाँ पे आ जाता है जास्कर है, फिर आपका है पीर पंजाल है, और इसके बाद आपका धौलाधर है, और धौलाधर के बाद जो आपका आता है ये शिवालिक रेंज है, यानी लेसर हिमालय भी आप इसे कह सकते हैं। जास्कर के बाद यहाँ से आपका शुरू होता है जो है ये ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, ये आपका लेसर हिमालय हो गया, यानी शिवालिक हिमालय है। यहाँ पे आपका इसके नीचे ग्रेटर के नीचे यहाँ पे आपका क्या है, मिडल हिमालय है। तो ये आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हिमालय का, यानी हिमालय का जब आपसे अनुदैर्ध्य वर्गीकरण पूछे, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, ये आपका महान हिमालय है, मध्य हिमालय है। ठीक है, क्या क्या है, महान हिमालय है, फिर आपका मध्य है, फिर आपका कौन सा हो गया, मध्य या लघु कहते हैं, फिर उसके बाद सबसे नीचे आपका है शिवालिक हिमालय। शिवालिक के बाद ही आपका ये तराई भाबर का मैदान ये सब चालू हो जाता है। ये देखिए आपका एनबीएस में पूछा गया था नवोदय विद्यालय में। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तराखंड है, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे नंदा देवी है। केटू गाडविन आस्तीन जो पर्वत चोटी है ये काराकोरम में ही स्थित है। ठीक है, 8611 इसकी ऊंचाई है। तो ये टोटल आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा। अब काराकोरम दिया नहीं, काराकोरम के बाद आपका लद्दाख है, तो फिर आपका लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख के बाद कौन सा जास्कर यानी डी हो जाएगा। फिर पीर पंजाल है, धौलाधर सबसे लास्ट में, बी डी सी ए, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे मैच कराने का है। डोडा बेट्टा है, त्रिशूल है, माउंट आबू है, अमरकंटक है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि इनको मिलान करना है आपको, और ये कहाँ की पहाड़ियाँ हैं, किसकी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डोडा बेट्टा किसकी सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की। और नीलगिरी जो है ये जंक्शन कहा जाता है किसका, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन जो है ये कौन सा है, ये आपका नीलगिरी है। नीलगिरी पहला जो अभयारण्य भी है जो विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। ठीक है, और ये आपका किन किन राज्यों के बॉर्डर पे है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है। ठीक है, तीनों के बॉर्डर पे ये पड़ता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। अब देखिए नेक्स्ट है त्रिशूल। त्रिशूल जो है किसकी है ऊंची चोटी। तो अब देखिए यहाँ पे आपका अरावली मीन्स ये आपका हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत में यहाँ पे एवरेस्ट मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं है कि सबसे ऊंची है कि सबसे नीचे है, यानी कि केवल आपका यहाँ पे मेंशन है कि किससे रिलेट करती है। तो डोडा बेट्टा नीलगिरी से रिलेट करती है, लेकिन डोडा बेट्टा नीलगिरी की ऊंची चोटी में से एक है।
त्रिशूल जो है ये हिमालय पर्वत से रिलेट करता है, लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी हिमालय की नहीं है, बल्कि कौन सी है, एवरेस्ट है, जो पूरे विश्व की नंबर 1 पे है। माउंट आबू की हम लोग बात करें तो माउंट आबू जो है ये आपका अरावली की ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत में माउंट आबू एक शिखर है इसका, ये इसकी ऊंची चोटी है, जिसे यहाँ पे माउंट आबू में ही गुरु शिखर है। ठीक है, इसकी पर्वत चोटी 1722 मीटर में है ये गुरु शिखर, आबू में ही पड़ता है ये, अरावली रेंज का है। ठीक है, इसके बाद देखिए अमरकंटक है, तो अमरकंटक ये आपका मैकाल श्रेणी का ही भाग है। तो इसमें आप मैच कराइए, आपका ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, डी का हो गया 3, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, एक ही एक पार्ट हम लोग देखते हुए चलते हैं। 3 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपी भारत के पूर्वी पठार भौम्याकारिका का प्रदेश का भाग है, यानी कि कौन सा जो है पूर्वी पठार जो आपका प्रायद्वीपी पठार प्रायद्वीपी भारत का हिस्सा है। बुंदेलखंड, उच्च भूमि, विंध्य कगार क्षेत्र, गड़जात पहाड़ियां, नर्मदा घाटी। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रायद्वीपी भारत के पूर्वी पठार भौम्याकारिका प्रदेश का भाग है। ठीक है, तो 3rd नंबर का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो बुंदेलखंड, विंध्य कगार, गड़जात और नर्मदा घाटी। इसमें जो आपका राइट हो जाएगी गड़जात पहाड़ियाँ जो है इसका ये पार्ट है। और महादेव पहाड़ियाँ किसका अंग है, महादेव पहाड़ियाँ ये आपका जो है सतपुड़ा का है, पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का, विंध्य का है। तो महादेव जो है ये आपका सतपुड़ा का ही पार्ट है महादेव पहाड़ियाँ। और इसके अलावा देखिए सूची 1 और 2 को आपको यहाँ पे मैच कराना है। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका दिया गया है पर्वत शिखर और पर्वत श्रेणी। पर्वत शिखर में देखिए यहाँ पे आपका दिया धूपगढ़ है, कामेट है, माउंट आबू है, महाबालेश्वर है। पर्वत श्रेणियों में हिमालय है, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री है और अरावली है। ठीक है, तो 5th नंबर में जो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं तो आपको और क्लियर दिखने लगेगा। ठीक, चारों ऑप्शन यहाँ पे दिख गया है। इसमें आपका धूपगढ़ जो दिया गया है, इसमें सी ऑप्शन ही दिख रहा है, ये 4th ऑप्शन यहाँ से हम लिख लेते हैं। ठीक है, 2143 यहाँ पे आपका ऐड कर देंगे 5th नंबर में लास्ट में 2143, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ से आपको आसानी होगी। धूपगढ़ जो है ये महादेव पहाड़ी, और यहाँ पे आपका कामेट जो है किसका हिस्सा है, हिमालय का। माउंट आबू आपका ये अरावली का हो गया। महाबालेश्वर सह्याद्री पहाड़ियों का, यानी डी का 3 है और सी का 4 है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 5th नंबर में। और यहाँ पे आ जाइए 6 नंबर। चलिए इसको भी हमने जूम कर दिया है। 6 नंबर में दिया है कि कौन सी एक लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है नदी। ठीक है, चिनाब है, सिंधु है, झेलम है और सतलज है। इसमें जो आपका राइट है ये सिंधु नदी है, जो लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित होती हुई जाती है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग का जवाहर सुरंग जो है यहाँ पे, ये किस श्रेणी में स्थित है, जवाहर सुरंग। ठीक है, तो जवाहर सुरंग जो आपका है ये पीर पंजाल श्रेणी में है। इसको थोड़ा स्पीड हम लोग देखेंगे क्योंकि 100 प्रश्न देखना है। सिपकिला जो दर्रा है, ठीक है, ये कहाँ पे है, हिमाचल में, जम्मू में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। ठीक है, ये आपका सिपकिला हिमाचल का है। और दर्रे जरूर आप देख लीजिएगा, दर्रों में आपका जम्मू का अलग देखिएगा, लद्दाख का जो दर्रा है उसको अलग देखिएगा, क्योंकि आपका यूजीसी नेट में मिलाने के लिए देगा एग्जाम में, ये जरूर देख लीजिएगा। भारत के ज्वालामुखी द्वीप का क्या नाम है, नारकोंडम है, पंबन है, न्यूमूर है या रामेश्वरम है। ये आपका बैरन और नारकोंडम 2 ही द्वीप हैं जो ज्वालामुखी द्वीप है, पूरे दक्षिण एशिया की हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो 9 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन। 10 नंबर आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का सही क्रम क्या है। राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, आंध्रा है। ठीक है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा राजस्थान नंबर 1 पे है,
फिर आपका हो जाता है एमपी है, फिर महाराष्ट्र है और इसके बाद आपका यूपी आता है। इस आधार पे हम लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए पूरे प्रश्नों में आपको किसी पे डाउट लगे तो आप बता सकते हैं, क्योंकि पूरा 100 प्रश्न सेलेक्ट किया गया है और मेरी तरफ से यहाँ पे कोशिश यही है कि आपको कोई यहाँ पे डाउट्स नहीं मिलेंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कहीं डाउट है तो निश्चित तौर पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप चेक करके तब कमेंट करिएगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट में भी क्लियर कर दिए जाएंगे। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अब देखिए यहाँ पे जो द्वीप है, एक आपका ये हो गया अरब सागर, यहाँ पे द्वीप है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी वाला द्वीप हो गया, अंडमान निकोबार का द्वीप समूह। तो पूछ रहा है कि जो अरब सागर में उसकी क्या विशेषता है? सभी आकार में ये छोटे हैं, शुष्क जलवायु वाले हैं, प्रवाल मूल के हैं या महाद्वीप के विस्तारित भाग हैं। तो अरब सागर के जो द्वीप हैं उनकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये जो है प्रवाल निर्मित मूंगा द्वीप है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरब सागर के जो द्वीप है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है? गुजरात वाली, केरल की, उड़ीसा की या महाराष्ट्र की? तटरेखा में टोटल 9 राज्य हैं और सबसे लंबी जो तटरेखा है ये गुजरात राज्य की है। इसके अलावा यदि यहाँ पे अंडमान निकोबार होता तो वो आपका इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। 13 नंबर में आ जाइए। अधोलिखित पहाड़ियाँ भारत के विभिन्न भागों में स्थित है। नीचे दिए गए कोड से हिमालय से उनके दक्षिण की ओर दिशा में सही उत्तर चुनिए। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि भारत के विभिन्न भागों में ये स्थित है, हिमालय से उनके दक्षिण की ओर, यानी हिमालय आपका जो है यहाँ पे इसे दक्षिण में आपको ये आपका चूज करना है। 13 नंबर का जो दिया गया है, ठीक है। तो इसको और जूम आउट कर देते हैं, यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ आपका ताकि क्लियर हो जाए। सी ऑप्शन में यहाँ पे मेंशन किया गया 2 4 3 1 है। डी ऑप्शन में मेंशन किया गया 4 1 2 3 है। अब यहाँ पे आप लोग सॉल्व करते रहिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपका उत्तर से दक्षिण यहाँ पे आपको देखना है, यानी दक्षिण की ओर, डायरेक्ट यही समझिए, उत्तर से दक्षिण। अन्नामलाई है, राजमहल है, महादेव है, मीजो पहाड़ियाँ। यदि आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखिए रफ में हम इसको ड्रा कर दे रहे हैं, बस एक आपको समझने के लिए है, ठीक है। अब अन्नामलाई यहाँ पे है, ठीक है। राजमहल पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, मीजो हिल्स यहाँ पे है, ठीक है। मिजोरम में, ये आपका त्रिपुरा मिजोरम, ये मणिपुर है, यहाँ पे आपका मीजो पहाड़ियाँ हैं। अब यहाँ से कह रहा है कि दक्षिण की ओर कौन सा क्रम सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण की ओर देखेंगे तो राजमहल का आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। राजमहल के जैसे आप नीचे आएंगे, ठीक है, राजमहल के जैसे नीचे आएंगे तो आपका जो देखने को मिलेगा ये आपका ये वाला रेंज आ जाएगा, क्योंकि महादेव यहाँ पे है, ये सतपुड़ा वाला रेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा मीजो की पहाड़ियाँ इस हिसाब से। उसके बाद जो आता है आपका महादेव की पहाड़ियाँ और सबसे लास्ट में आपका अन्नामलाई किया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 2 4 3 1 थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे 14th नंबर पे है, ठीक है। 14 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया गया दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था धारवाड़ ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, मध्यजीवी कल्पी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, क्रिटेशियस ज्वालामुखी द्वारा, पुराजीवी कल्पी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। 14 नंबर देखिए, क्रिटेशियस ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो है, जो दक्कन ट्रैप है, ठीक है, दक्कन का जो पठार है यहाँ पे आपका ये पूरा, ये दक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो जो दक्कन ट्रैप है ये क्रिटेशियस ज्वालामुखी टाइम पीरियड में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर की बात कर रहा है तो ये आपका उत्तरी अंडमान में है, मिडल अंडमान में, साउथ में या फिर लिटिल अंडमान में। तो अंडमान निकोबार का भी डिटेल हमने आपको कराया है। तो यहाँ पे आपका जो पोर्ट ब्लेयर है ये साउथ अंडमान में है। और 16 नंबर देखिए कि कौन सा भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। दो चीज़ें हमने अभी शुरुआत में ही आपको बताया
नारकोंडम और बैरन दो ज्वालामुखी है। नारकोंडम आपका सुप्त हो गया है यानी खत्म है, डॉर्मेंट ज्वालामुखी में आता है। बैरन जो है ये आपका एक्टिव में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी उद्गार नहीं हुआ है इसमें। और ये टोटल जो है आपका पूरा साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ठीक है, 16 का यानी 16 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। 17 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? कावेरी है, गंगा है, यमुना है, दामोदर है। ठीक है, अब अक्सर आपने ये केवल पढ़ा है नर्मदा और तापी, दो आपने पढ़ा होगा, नर्मदा और ताप्ती, ये भ्रंश घाटी की बहने वाली नदियां। लेकिन भ्रंश घाटी में आपका दामोदर नदी भी प्रवाहित होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नर्मदा, तापी और दामोदर ये भ्रंश घाटी की है। सोन नदी भ्रंश घाटी की नहीं नदियां है, कई टीचर आपको पढ़ाए हैं, ये अच्छे खासे लोग हैं, उनका नोट्स आप देखिएगा, सोन नदी मिलेगा तो आप इसको भूल जाइएगा, सोन नदी नहीं है। दामोदर, नर्मदा और तापी ये तीनों नदियां जो है यहाँ पे प्रवाहित होती हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी में, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल जो है ये आपका लघु हिमालय में है, तो ये आपका राइट है। पोटवार का जो पठार है कुमाऊं हिमालय में नहीं है। ठीक है, केटू आपका कराकोरम के, करेवा जो है ये एक प्रकार की मृदा होती है, ठीक है, जो कश्मीर घाटी में है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, कुमाऊं हिमालय में पोटवार पठार नहीं है। और अगला देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा है एक भारत के सबसे दक्षिणी स्थान को इंगित करता है? कन्याकुमारी है, नागरकोइल है, इंदिरा पॉइंट है या रामेश्वरम है? ठीक है, तो इसमें जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ पे यही देखिए समझने वाली बात है, देगा भारत का सबसे दक्षिणतम, इंदिरा पॉइंट हो गया। यदि कहेगा कि भारत की मुख्य भूमिका, ठीक है, मुख्य भूमिका दक्षिणतम, सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा, तब कन्याकुमारी होगा। केवल यही पूछे कि सबसे दक्षिणतम भारत का, तो आप क्या लगाएंगे आंख में उनके? इंदिरा पॉइंट या इंदिरा खोल। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? यहाँ पे देखिए लाचला जो लिखा है ये बाड़ा लाचला है, ठीक है, और ये थांगला है, जोजिला है, नाथुला है, तो सिक्किम में आपका ये नाथुला है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि 21 नंबर में कथन और कारण है कि गंगा मैदान एक अग्र गर्त है। ठीक है, गंगा मैदान जो है एक गर्त का रूप है, तो ये सही है। और कारण दिया है कि इसका आधार आर्कियन शैलों के द्वारा निर्मित है, तो ये आर्कियन चट्टानों से निर्मित नहीं है, बल्कि ये टर्सरी काल में ये इसका निर्माण हुआ है। इसमें जो दिया गया है कि गंगा मैदान एक गर्त है, क्योंकि गंगा के पहले ये आपका टेथिस नामक ये आपका गर्त था, ठीक है, जो नदियों के अवसादों के द्वारा ये जमा किया गया, और उसी के स्थान पे जो है आपका ये टेथिस से ही हिमालय का भी निर्माण हुआ है। और उसका तराई वाला जो क्षेत्र है गंगा का विशाल मैदान, ये भी आपका गर्त का रूप था, तो जिसमें जलोढ़ मृदाओं का निक्षेप हुआ, और इसकी वजह से ये आपका गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका दिया है कि आधार इसका आर्कियन शैलों के द्वारा निर्मित है, तो ये आपका नहीं सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग है, आर गलत है। अगला देखिए, निम्नांकित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्रा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, गुजरात है। तो इसमें कुछ नहीं देखना है आपको, ठीक है, गुजरात है। कश्मीर घाटी एक प्रकार है किसका? विवर्तनिक घाटी का, या पर्दनजन्य घाटी का, रिफ्ट घाटी का, या अंधी घाटी का? जो कश्मीर वैली है ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपका एक प्रकार से विवर्तनिक घाटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 24। निम्न में से कौन लघु हिमालय का एक भाग है? ठीक है, कैलाश श्रेणी है, लद्दाख है, काराकोरम और महाभारत श्रेणियां हैं। तो लघु हिमालय यानी कि आपका जो मिडल हिमालय है, ठीक है, मिडल हिमालय का कौन सा पार्ट है 24 में? देखिए लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख आपका ये पार हिमालय का है, काराकोरम लद्दाख जी है, ठीक है, ये दोनों, कैलाश भी आपका पार हिमालय का है। जो महाभारत श्रेणी है ये आपका मिडल हिमालय में आ जाएगा। 10 डिग्री जो चैनल है ये किसको अलग करता है? ठीक है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से करता है, नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर आइए, सेकंड ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे आपका, लघु अंडमान को कार निकोबार से। तो 10 डिग्री आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और 26 में हम लोग देखते हैं
मैच कराना है सूची 1 और सूची 2 को। बनिहाल दर्रा, रोहतांग, नाथुला और बोमडिला। नाथुला आपका सिक्किम में हो गया, ठीक है। 26 में देखिए, और बनिहाल आपका जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल में, बोमडिला अरुणाचल में। तो 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, भारत की सबसे लंबी सीमा किसकी है? चीन के साथ है, पाकिस्तान, म्यांमार या बांग्लादेश? तो सबसे लंबी सीमा आपका ये बांग्लादेश के है। हिमालय का जो अग्रभ्रंश है, ठीक है, फ्रंट फॉल्ट जो हिमालय का, हिमालय फ्रंट फॉल्ट जो है, ये किसको पृथक करता है, यानी किसको अलग करता है? महान हिमालय और लघु को, शिवालिक लघु को, शिवालिक भारत का उत्तरी मैदान, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 28 में देखिए, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक और उत्तर के भारत के उत्तरी मैदान को ये क्या करते हैं, अलग करते हैं, जो HFF है, ठीक है, यानी कि हिमालय का जो फ्रंट फॉल्ट है, यानी कि अग्रभ्रंश है। अगला देखिए 29 में, भारत का उत्तरी मैदान किसकी देन है? हिमालय के उत्थान के परिणाम स्वरूप बना, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों से, दक्कन के पठार से निकलने वाली नदियों से, या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो है ये बी ऑप्शन हो जाएगा, जो हिमालयी नदियां थी इनके अवक्षेपों से निर्मित ये मैदान जो है ये आपका है, ठीक है। अगला देखिए, मिसमी पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में है? असम है, अरुणाचल, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिसमी, किस्मी, ठीक है, ये सभी जो पहाड़ियाँ ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। जो नदियाँ एक ही दरार घाटी की 2 विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, नर्मदा सोन है, चंबल व नर्मदा है, तापी व महानदी है, सोन व कोसी है। तो कह रहा है कि जो भ्रंश घाटी के जो विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, तो वो नदियाँ कौन सी हैं? इसमें देखिए, आपका भ्रंश घाटी इधर से होके जाती है, यहाँ पे आपका, यहाँ से आपका भ्रंश घाटी में नर्मदा बहती है, ठीक है, लेकिन इसके विपरीत जो है आपके सोन रिवर बहती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है? पारसनाथ की, पंचमढ़ी की, डोडा बेट्टा या अनाईमुडी, ठीक है। तो 32 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, दक्षिण की जो ऊंची चोटी है ये अनाईमुडी है, डोडा बेट्टा से भी ऊंची है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, पंचमढ़ी है, पारसनाथ है, महाबालेश्वर है, ठीक है। सतपुड़ा की ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? ये आपका धूपगढ़ है। इसमें आपका छोटा नागपुर पठार में हो जाएगा पारसनाथ। मुंबई कोलकाता रेलमार्ग जो है ये आपका किस दर्रे से होकर गुजरता है? पालघाट, भोरघाट और थालघाट। ये तीनों दर्रे जो है ये आपका दक्षिण भारत के और ये पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, ठीक है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये सभी जो दर्रे हैं ये पश्चिमी घाट के पास है। तो ये पूछ रहा है कि मुंबई से कोलकाता जो रेलवे लाइन जाती है ये किस दर्रे से होके जाती है? तो ये आपका थालघाट दर्रे से होके जाती है। अंडमान को निकोबार से जो अलग करने वाली जलराशि है उसका क्या नाम है? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए। अंडमान को निकोबार से जो अलग करती है, मन्नार की खाड़ी है? नहीं। अंडमान सागर है, 10 डिग्री चैनल है, या 11 डिग्री चैनल है? ठीक है, तो अंडमान को निकोबार से जो अलग करती है ये आपका 10 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी उद्गार, प्रवाल भित्ति से, कटक से, या इनमें से कोई नहीं? 36 का जो राइट हो जाएगा ये प्रवाल भित्ति है। कौन सी झील लैगून का उदाहरण है? पुलिकट है, साबर है, डल है, या सभी है? ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील जो है ये लैगून झील का एग्जाम्पल है। भारत की जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी? हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 38 का डी ऑप्शन, क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है, लेकिन ये प्री कैम्ब्रियन एरा की ही है, और ये आपका पूरे विश्व का प्रथम वलित पर्वत भी था, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से यदि हम लोग बात करें तो पहला वलित पर्वत भी अरावली ही था, लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है, ठीक है। और यही आपका सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से भी एक है। भौगोलिक विस्तार के अनुसार विश्व में भारत की जो स्थिति है, तो ये कह रहा है कि किस नंबर पे? ये टोटल एरिया का जो वर्ल्ड का है ये 2.4% लेता है, ठीक है। तो ये 7वें नंबर पे है, और इसके लिए आपको एक फार्मूला यहाँ पे याद करना है, रक्कू बाई, ठीक है। ये आपका आर से हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, ठीक है। ये चाइना, कनाडा,
ये आपका यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, तो 7वें नंबर पे ये क्रम देख लीजिएगा। कौन सा एक पर्वत नहीं है? महाबालेश्वर पर्वत है, कलसुबाई, गरसुप्पा जलप्रपात है, सालेर। ठीक है, तो इसमें जो गलसुप्पा है या महात्मा गांधी ये आपका जलप्रपात है, और सभी क्या यहाँ पे पर्वत है। भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय है, सतपुड़ा, नीलगिरी या अरावली। ठीक है, तो ये अभी हमने ऊपर ही आपको बताया कि सबसे प्राचीनतम जो वलित या मोड़दार पर्वत है ये कौन सा आपका, ये अरावली श्रेणी है। और दामोदर नदी का ऊपरी जो मार्ग है ये क्या है? भ्रंश घाटी है, अविनति की घाटी है, अपरदित है या निक्षेपण घाटी है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा भ्रंश घाटी। कौन सा एक भारत का ऐसा राज्य है जहाँ दूसरी सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, ये गुजरात के बाद। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे पर्वत शिखर है 44 में, पर्वत शिखर है और पर्वतमाला ये मैच कराना। डोडा बेट्टा देखिए, फिर आपका आ गया अरावली से है। नंदा देवी आपका ये हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नंदा देवी हिमालय यानी कि उत्तराखंड में है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी का है। गुरु शिखर ये अरावली की है। ठीक है, माउंट आबू में गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है ये। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 45 में। पंबन जो द्वीप है ये कहाँ पे? भारत श्रीलंका के बीच, जापान, कोरिया, यूके प्रांत, भारत पाक के बीच। ठीक है, पंबन, यहाँ पे पंबन ब्रिज भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच ये आपका है। और नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, हिमालय की तलहटी के जलोढ़ पंखों को क्या बोला जाता है? खादर, बांगर, बैडलैंड या भाबर। ठीक है, तो जलोढ़ पंख को यहाँ पे भाबर बोलते हैं। भाबर के बाद फिर आपका तराई आता है। ठीक है, ये क्रम ध्यान रखिएगा। और भाबर में क्या होती है, नदियाँ जो है यहाँ पे आपका लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ पत्थर होते हैं और यहाँ पे जो नदियाँ हैं ये लुप्त प्राय दिखती हैं। आगे आके ये तराई के पास जो है फिर से दिखाई देती हैं। सह्याद्री का जो उच्चस्थ शिखर है, सह्याद्री यानी कि आपका पश्चिमी घाट कह सकते हैं, पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है, तो सह्याद्री का जो सबसे ऊंचा शिखर है कौन सा? कलसुबाई है, कुद्रेमुख है, अनाईमुडी है या डोडा बेट्टा है। ठीक है, तो ये अनाईमुडी पूरे पश्चिमी घाट की है, सबसे ऊंची में आ जाएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक कौन सी? चिनाब, रावी, ब्यास या सतलज। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सतलज, इसकी लंबी सहायक नदी है। धूपगढ़ जो चोटी है सतपुड़ा की है 49 में। कथन दिया गया है कि हिमालयी नदियाँ जिन पर्वत श्रृंखलाओं से बहती हैं, हिमालयी नदियाँ जिन पर्वत श्रृंखलाओं से में से होकर बहती हैं उनसे ज़्यादा ये पुरानी है। ठीक है, पहला तो राइट है। दूसरा देखिए, इसीलिए इन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कही जाती हैं क्योंकि ये अनुसरण भी उन श्रृंखलाओं का करती हैं, ढालों का अनुसरण भी करती हैं और इनकी उत्पत्ति उन पर्वत चोटियों की उत्पत्ति से पहले ही हुई होती है। हिमालयी नदियाँ गहरी और तीक्ष्ण वाहिकाएं काटती हैं। ठीक है, तो ये भी आपका राइट है, तो ये आपका सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 50 हो चुका। अक्ष संघीय मोड़ किस एक का अभिलक्षण है? यानी संघीय मोड़ जो है हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या विंध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय में ये मोड़ होते हैं। और आगे देखिए दिया गया ये हिमालय का जो मोड़ है, यहाँ पे देखिए आपका एक मोड़ है अरुणाचल प्रदेश वाला। पर्यावरणीय प्रदूषकों में से कौन सा अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारक है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सी चीज़ है? तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यही आपका H2SO4 बनाती है। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल जो है रहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो जाएगा यानी जल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका क्रिया करेगा, ये H2SO4 बनाएगा। मिनीमाटा रोग जो है किसका एक कारण है? वायु प्रदूषण का, न्यूक्लियर घटना, जल प्रदूषण का या तापीय प्रदूषण का। ठीक है, तो मिनीमाटा ये पारा से होता है और ये जल में जो पारा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ये रोग होता है। अगला देखिए, लेटेराइट में लौह और एल्युमिनियम के ऑक्साइड की अनिवार्य रूप से, यानी लेटेराइट जो मृदा है उसमें कह रहा है कि आयरन यानी लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स की मात्रा यहाँ पे होती है 54 में। देखिए
ठीक है। तो इसमें दोनों के ऑक्साइड की मात्रा नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे आयरन की मात्रा कुछ होती है लैटेराइट में, इसी कारण ये थोड़ा सा लाल कलर देते हैं। आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ रासायनिक अपक्षयन और निक्षालन अत्यधिक होता है वहाँ पर ज़्यादातर लैटेराइट मृदाएं होती है, ये राइट है। ठीक है। तो लैटेराइट मृदाओं का निर्माण जो निक्षालन की वजह से होता है। अब क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ पे वर्षा भी होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर और वर्षा यानी रेनफॉल की वजह से क्या होता है, यहाँ पे निक्षालन की क्रियाएं होती हैं और इसी वजह से आपका लैटेराइट मृदाओं का निर्माण होता है। तो इसमें केवल बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी दूसरा वाला। चलिए 55 में देखिए, जीवाश्म ईंधनों की बढ़ती खपत वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन की वृद्धि के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की, आर्गन की या ओजोन की? ठीक है। तो जो आपका जीवाश्म ईंधन है, इससे मैक्सिमम आपका CO2 की मात्रा यहाँ पे निकलती है। भूमंडलीय तापन का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसका मेन रीजन क्या है? CO2 है, CFC है, मीथेन या नाइट्रोजन के ऑक्साइड है? ठीक है। तो जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसका मेन फैक्टर क्या होता है? ये CO2 की मात्रा बढ़ना। तो आपसे प्रश्न में पूछेगा तो आप यही लगाइएगा। ठीक है। तो मेन जैसे कारण ये भी है, मीथेन, CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में इसीलिए पूछा है मुख्य कारण कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। और यहाँ पे देखिए जो भी बैचेज चल रहे हैं, यदि आप उससे जुड़ना चाह रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे आपका नंबर मेंशन किया गया है, इसे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। 57 है, लैटेराइट मृदाएं किन जलवायु परिस्थितियों में विकसित होती हैं? आर्द्र उष्ण है, शीतोष्ण है, गर्म सूखी है या भूमध्य सागरीय है? तो ये आपका आर्द्र उष्ण में, क्योंकि यहाँ पे निक्षालन ज़्यादा होगा और जहाँ पे निक्षालन ज़्यादा होगा वहाँ पे लैटेराइट मृदा होगी। निक्षालन कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे आपका रेनफॉल भी ठीक ठाक हो और टेम्परेचर भी ठीक ठाक हो। तो ये आपका कहाँ पे? इक्वेटोरियल बेल्ट में होता है, यानी आर्द्र और उष्ण एरिया में। ठीक है। 58 में देखिए, कौन सा गैस ओजोन परत के क्षरण हेतु सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? CO2, CH4, मीथेन, क्लोरीन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? ठीक है। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्लोरीन सबसे ज़्यादा ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है। हालांकि CH4 का एक मालिक्यूल 1300 मालिक्यूल लगभग O3 के बराबर होता है, यानी कि यदि CH4 यानी मीथेन जो है ये ओजोन डिप्लेशन की बात करें तो यहाँ पे यदि इसका एक मालिक्यूल जाएगा वो लगभग 1300 से अधिक ओजोन के मालिक्यूल को डिप्लेट करेगा, लेकिन मीथेन की उतनी मात्रा वायुमंडल में इसका निष्कर्षण होता नहीं है। जबकि ये कहाँ से? सड़े गले स्थानों से होता है, धान के खेत हो गए या कूड़े करकट वाले जो प्लेसेस होते हैं वहाँ से आपका मीथेन गैस मैक्सिमम उसका सेक्रेशन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली होती है ये क्लोरीन। क्लोरीन में आपका जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, यानी जो हाइलोजन वर्ग के तत्व हैं, चाहे हाइलोजन में आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है। तो मैक्सिमम आपका जो यहाँ पे मुख्य रूप से उत्तरदायी है सबसे ज़्यादा, ये आपका क्लोरीन है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका ऐसे पूछेगा। उत्तरदायी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो आपका क्लोरीन हो जाएगा। 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल पारित किया गया, ठीक है, इसका मेन जो उद्देश्य किसकी रोकथाम के लिए था? ओजोन डिप्लेशन का, मरुस्थलीकरण का, निर्वनीकरण का या ग्लोबल वार्मिंग का? ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ ये आपका ओजोन क्षरण डिप्लेशन यानी ओजोन डिप्लेशन के लिए बेसिकली इसका यूज किया गया था, या फिर मरुस्थलीकरण के लिए किया गया था, या निर्वनीकरण के लिए किया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो इसमें देखिए O3 की बात जो हुआ था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था। ठीक है। ओजोन क्षरण की जो बात हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका कनाडा में हुआ था वहाँ पे बात हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल की जो इसमें बात मेन रूप से मुख्य रूप से जो रखी गई कि आपका ग्लोबल वार्मिंग की थी। ठीक है। भूमंडलीय ऊष्मन को कम करने की बात कही गई थी। इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। यदि ये ऑप्शन में नहीं रहता तो एक हद तक आप ओजोन डिप्लेशन को कह सकते थे, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग के एलिमेंट्स थे जिसको कम करने से वो आपका ओजोन डिप्लेशन भी उससे कम होगा।
60 नंबर में है, निम्नांकित में से किसमें एजेंडा 21 पारित हुआ? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यानी फर्स्ट अर्थ समिट में, या सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट का सम्मेलन हुआ था, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल में? ठीक है, तो इसमें जो आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वहाँ पे आपका एजेंडा 21 की बात की गई थी, जो आपका सतत विकास से रिलेट करता है। 61 में देखिए, निम्नांकित में से कौन भूमंडलीय ऊष्मन में योगदान नहीं करता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है? ठीक है, तो जो 61 में आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपका ग्लोबल वार्मिंग में उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं देते हैं। ठीक है, कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग में उतना योगदान नहीं देंगे, जबकि आपका नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, CH4 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जो है ये उतना योगदान नहीं देता है। अगला देखिए, एबोनी और महोगनी, ये देखिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जो वृक्ष हैं यानी किस जलवायु के ये वृक्ष हैं, ये आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यहाँ से एक प्रश्न आपका हर एग्जाम में आता है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, UGC नेट, TGT PGT में, तो एक प्रश्न आपका ये श्योर रहता है कि कई बार आपसे यहाँ पे पूछा टीक का जो सागौन का वृक्ष है, ठीक है, इसके बारे में पूछता है ये किस प्रकार की जलवायु का वृक्ष है? तो ये बोनी और महोगनी ये भी पूछा गया है, किस जलवायु का वृक्ष है या किस वनों के वृक्ष हैं? कोड़धारी के हैं, पतझड़ के हैं, उष्णकटिबंधीय मानसून के हैं, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के हैं? ठीक है, तो ये किसके हैं? ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के ये वृक्ष हैं। और अगला देखिए 63 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है? समोच्च रेखीय मेड़, ठीक है, सस्य आवर्तन, मिश्रित कृषि, या ढलान कृषि? कह रहा है कि जो मृदा अपरदन है ये कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, किसमें सबसे तेज होगा? 63 में देखिए, इसमें आपका जो दिया गया है समोच्च रेखा रहेगी, तो समोच्च यानी कि आपका जो सीढ़ीदार कृषि होती है, तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो मृदा अपरदन है वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ीदार जो कृषियाँ आप देखते हैं पहाड़ों पे, तो यहाँ पे मेड़ें बना दी जाती हैं ऊंची ऊंची। ठीक है, तो जो मृदा अपरदन होगा ये आके यहीं पे ही आपका क्या होता है, रुक जाता है मिट्टी। सस्य आवर्तन यानी कि जो फसल में बदलाव है, क्रॉप रोटेशन आप कह सकते हैं, तो ये भी आपका मृदा अपरदन की प्रक्रिया को कम करता है। मिश्रित कृषि भी कम करती है। और ढलान जो कृषि है, ढलुआ कृषि, ढालों पे आप कृषि करेंगे तो इससे क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। काप मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? नदी घाटियों में, समुद्र तटों पे, पहाड़ी ढालों पे, या फिर रेगिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नदी घाटियों में जो कॉप मृदाएं हैं, कॉप मिट्टी है, ये नदी घाटियों में पाई जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 65, अभी टोटल आपका 35 और बचा है। तो 65 में देखिए पर्यावरण प्रदूषण के निम्नांकित प्रभाव है। पर्यावरण प्रदूषण से क्या प्रभाव हो सकते हैं? धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को ये कम करता है। ठीक है, तो ये आपका राइट होगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से क्या होगा, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें फैलेंगी, और जो आपका यहाँ पे सनलाइट जो है आएगी, उसको ये गैसें क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, और इसकी वजह से क्या होगा, धरातल पर जो सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है इसकी मात्रा भी जो है घटेगी। आगे देखिए कोहरे में वृद्धि होगी, ये भी आपका राइट है। वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देती है, ये भी आपका राइट है। ठीक है, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्यतः कारण क्या होता है? मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का संकेंद्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का संकेंद्रण, या कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का संकेंद्रण। ठीक है, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड, इनका संकेंद्रण की वजह से जो है ये आपका अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि ये H2O के साथ क्रिया करेंगे, HNO3 हो गया, SO2 हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बनेगा आपका H2SO4 बनेगा, और जो आपका अम्लीय वर्षा का मेन ये फैक्टर के रूप में होता है। यहाँ में देखिए आंसर भी मेंशन किया गया है। अगला देखिए 67 में, भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लौह धातु किस किस्म के होते हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, या सीडेराइट? ठीक है, तो ये लौह अयस्क के प्रकार हैं।
तो ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ से आपसे पूछा जाता है। और सबसे अच्छे टाइप का जो है ये आपका मैग्नेटाइट है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीटेराइट यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आपका जो भारत में है ये हेमेटाइट प्रकार का होता है। नेपाल हिमालय किसके मध्य स्थित है? अब देखिए यहाँ पे आपका नदियों के मध्य विभाजन दिया गया है। अब ये इसे हम लोग कहते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो वर्गीकरण होता है, यदि हम लोग यहाँ पे मैप की बात करें तो यहाँ पे आपका देखिए ये आपका सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका तीस्ता नदी हो गई और ये काली नदी हो गई। ठीक है, यहाँ पे तीस्ता है सिक्किम के पास। ठीक है, तीस्ता यहाँ पे आपका जो है ब्रह्मपुत्र या दियांग दिबांग हो गई। इसे आपका ये असम हिमालय हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये नेपाल हिमालय हो जाएगा। ये आपका हुमायूं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय इसमें आ जाएगा। ये आपका जो है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय हो जाएगा। ठीक है, ये सिंधु और सतलज के बीच इधर आपका जो है सतलज और काली हो जाएगी, काली और तीस्ता हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए नेपाल हिमालय जो किनके बीच है? काली और तीस्ता के बीच है। ऑप्शन यहाँ पे आपका देखिए थर्ड नंबर का ही आपका सही हो जाएगा, सी। ठीक है, 69 देखिए, कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ है, कोंकण है, मालाबार है या कोरोमंडल है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी तटों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे काठियावाड़ का जो तट है ये गुजरात का हो गया। कोंकण तट यहाँ पे आपका हो गया, कोंकण या कन्नड़ तट हो गया। ठीक है, कन्नड़, कनारा, कनारी इसे बोला जाता है। और ये मालाबार जो तट है ये केरल का हो गया। इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया कोरोमंडल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये आपका कोरोमंडल जो तट है ये तमिलनाडु वाला हो गया। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे आपका जो है ये उत्तरी सरकार है। उत्तरी सरकार को भी कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे आपका उड़ीसा के पास इसे उत्कल तट कहते हैं और यहाँ पे बंगाल में आपका बंग तट के नाम से जाना जाता है। ठीक, और तमिलनाडु में ये आपका कोरोमंडल है। नेक्स्ट आ जाइए 70 नंबर में, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है? ठीक है, दिया है कि दुर्गापुर, राउरकेला, कुल्टी, भिलाई। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कुल्टी जो है ये आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से रिलेट नहीं करता, जबकि दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई ये लौह इस्पात उद्योग जो है ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से रिलेट करते हैं। अगला देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से है और ये आपका 2020 का इसमें दिया गया। ये देखिए पीजीटी का प्रश्न था, यूपी पीजीटी का। इसमें दिया है कि मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का जो प्लेस है वो कौन सा प्लेस है? अब देखिए 2020 का जो रिपोर्ट था इसका जो इंडिया का प्लेस था 130 था, लेकिन पीजीटी में आपका जो सही आंसर दिया था 131 दिया था। ठीक है, और अभी जो आपका 2022 का डाटा है इसके अकॉर्डिंग जो है 132 है। और ये देखिए यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है ये डाटा रिलीज हुआ 10 मई 2023 को। ठीक है, यानी कि जो ये आपका 2 प्लेस जो है ये आपका नीचे आ चुका है। कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? 2002, 2010, 2016, 1972। ठीक है, तो ये आपका 2010 को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। अगला देखिए मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस की कुल मात्रा को क्या बोला जाता है? मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में जो ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा होती है उसे क्या बोला जाता है? कार्बन फुटप्रिंट्स, कार्बन पृथक्करण, कार्बन अवशोषण या कार्बन डाइऑक्साइड का इंडेक्स। ठीक है, तो कार्बन फुटप्रिंट्स इसे कहा जाता है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है मानव गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। इसमें आपका कुल ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा होती है। ठीक है, और ये आपका कार्बन जो क्रेडिट होता है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने वाले राज्य हैं, जैसे आपका हिमाचल हो गया, तो जो ज़्यादा उत्सर्जन करने वाले राज्य हैं, ठीक है, तो उनमें यदि ये कार्बन व्यापार भी जो होता है उसमें भी आपका ये चीज़ें होती हैं कि जब ये उनके क्रेडिट्स को खरीद लेते हैं
तो ये कार्बन व्यापार के अंतर्गत भी आते हैं, तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 74 में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो चोटियां है इसमें देखिए आपका कह रहा है कौन सा स्थित नहीं है। सालेर है, सिंकराम है, सिंकराम गट्टा, माधुगुला कोंडा या गली कोंडा। ठीक है, तो ये सालेर जो है ये आपका पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, ये सभी आपका है। और इसमें काफी चोटियों के नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, स्थानांतरण कृषि का नाम दिया गया और राज्य का नाम, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें वर्ल्ड लेवल के भी डाटा आप देख लीजिएगा, जो भी इसमें चाहे लद्दाख की बात करें या पिन्ना की बात करें। ठीक है, जो अन्य कृषियों के प्रकार हैं उसको जरूर आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है। स्थानांतरण कृषियों के अलग अलग जगह अलग अलग जो प्रकार हैं, चाहे मैक्सिको में हो गया, ठीक है, ब्राजील में जिसे रूखा कहा जाता है। यहाँ पे देखिए दिया गया स्थानांतरण कृषि का नाम और राज्य, मासा है, पूनम है, झूम है, पोंडू है। तो इसमें दिया है कि सुमेलित नहीं है। पूनम जो है केरल का राइट है, ये झूम असम में है, पोंडू उड़ीसा का, मासा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश की स्थानांतरण कृषि का नाम नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं है। अगला देखिए 76 में दिया गया है, ये आपका सुमेलित करना है संरक्षित वर्ष और उनका क्षेत्र। ठीक है, सामुदायिक रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये नंबर दिया गया और संख्या ये वर्ष 2021 का है। अब देखिए इसमें हमने आपको एक PDF प्रोवाइड कराया है जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का यानी पर्यावरण भूगोल का, हमने 2 पार्ट आपको दिखाए हैं, जिसमें पूरा ये 2021 का लेटेस्ट डेटा जो आया है उसमें वो पूरा अपडेट करके दिखाया गया है। तो टोटल जो कम्युनिटी रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है, नेशनल पार्क्स हैं, जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, उनकी संख्या कितनी है 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक, इसमें देखिए सामुदायिक रिजर्व टोटल जो है 46 है, कंजर्वेशन रिजर्व की हम लोग बात करें 76 है, नेशनल पार्क आपका 103 है और वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 544 है टोटल। तो इस आधार पे जो मैच हो जाएगा, ये ए का आपका 2 हो गया, बी का आपका 4 हो गया, सी का आपका जो है 1 हो गया, डी का आपका 3 हो गया, 2 4 1 3, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 77 में देखिए दिया गया है कि निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का मापदंड है। तो जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें जो डेवलपमेंट है या इसका जो मापदंड है वो क्या है, क्या इंडिकेट करता है कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास हुआ है। खाद्यान्न का जब उत्पादन हो जाएगा उसमें वृद्धि होगी, तो क्या ये उत्पादन की मात्रा का माप है या फिर नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे ऑप्शन, बेरोजगारी में वृद्धि होगी या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि या औद्योगिक अपशिष्ट में वृद्धि। तो जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में यदि वृद्धि होगी तो इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी में भी वृद्धि मानी जाएगी। ठीक है, और इसी से आपका पूरा ये मापक किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट का उत्पादक जो है कौन सा राज्य करता है, 78 देखिए, कर्नाटक है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है। तो क्रोमाइट के प्रोडक्शन में जो एकाधिकार है ये उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, अगला देखिए पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं, बोडी चिल्ली, काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम या चाय वर्षा। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में जो मानसून के पहले वर्षा होती है इसे काल बैसाखी कहा जाता है। कमेंट में आप लोग बताएंगे बोडी चिल्ली किसे कहते हैं, चेरी ब्लॉसम क्या है, और जो चाय वर्षा ये तो आपका असम या कर्नाटक ढालों पे होती है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे 80 नंबर का है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, भिलाई जो है ये लौह इस्पात संयंत्र ताप विद्युत कोरबा ताप विद्युत गृह से प्राप्त करता है, यानी कि भिलाई को जो बिजली मिलती है ये कोरबा ताप विद्युत गृह से मिलती है, तो ये आपका राइट है। राउरकेला जो लौह इस्पात संयंत्र है ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नियंत्रण में है, ये भी आपका राइट है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर ये सभी आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अगला देखिए विश्वेश्वरैया लौह इस्पात जो लिमिटेड है इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, टिस्को जो है अपने हेमेटाइट
किसको के लिए? हेमेटाइट लोयस की आपूर्ति जो है नौमंडी की खानों से होती है, ये भी आपका राइट है। रंग आपका ये विश्वेश्वरैया जो है ये जर्मनी के सहयोग से नहीं की गई थी। अब कमेंट में आप लोग बताएंगे किसके सहयोग से विश्वेश्वरैया की गई। राउरकेला की स्थापना किसके सहयोग से की गई? भिलाई की कैसे हुई? दुर्गापुर की कैसे हुई? ठीक है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो स्थानांतरणशील कृषि है इसे क्या बोला जाता है? पिंडा, पोंडू, ओणम या झूम? क्या बोला जाएगा? इसे पोंडू कहते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो स्थानांतरणशील कृषि होते हैं, स्थानांतरणशील कृषि का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि जो झूम कृषि एक प्रकार से यानी कि जो आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली एग्रीकल्चर होती है। जैसे अब ये जंगल है, जंगलों के क्या करते हैं, ये साफ करेंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे। इसकी उपजाऊ जब खत्म हो जाएगी, उपजाऊ क्षमता, तो ये क्या करेंगे, दूसरी जगह जो है ये जंगलों को साफ करेंगे, यहाँ पे भी आपका एग्रीकल्चर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ एग्रीकल्चर, इसीलिए इसे स्थानांतरणशील कृषि कहा गया। अगला देखिए 82 में, इसमें दिया गया है फसल और किसमें दिया गया है कि जो ये फसल है इसे रिलेट करके कौन सी प्रजाति की किस्म है ये? मक्का है, चावल है, सरसों और चना है। ठीक है, इसमें आपका मक्का दिया गया है, तो मक्का में आपका जो माही धवल है ये मक्का की किस्म हो गई। चावल की जो किस्म है ये आपका डागर हो जाएगी। सरसों की जो किस्म है ये आपका वरदान है, और चना की जो है ये एलो है, दोहद एलो। तो इसमें आपका जो हो जाएगा 2431 बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 83। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? तो चावल अनुसंधान जो ये आपका कटक में है। और भारत का जो देशांतरी विस्तार है ये कितना है? लगभग 31 डिग्री, 29 डिग्री, 27 है या फिर 28 है? इसमें देखिए आपका ये लगभग 29 है, ये आपका 67 डिग्री 8 मिनट है, ये 97 आपका 25 है। ठीक है, इसी का आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये आपका ऑलमोस्ट 23 है, 29 आएगा। और यही जो है इनका देशांतरी विस्तार होता है। अक्षांशी विस्तार ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो ये आपका अक्षांशी विस्तार है, इसको इसका डिफरेंस निकालेंगे तो भी आपका लगभग ये 29 आएगा। ठीक है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें कुछ नहीं देखना, आपका 8 है। और ये आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से राज्य ये हैं। अगला देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के निम्नांकित में से किस राज्यों से मिलती है, या किन राज्यों में AMW पाई जाएगी? ठीक है, AMW यानी कि आपका ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी टाइप की है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा के दक्षिण भाग में भारत का पश्चिमी जो तट है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा AMW के लिए गोवा का दक्षिणी भाग, भारत का पश्चिमी तट, और ये इक्वेटर से नजदीक भी है, तो इसलिए आपका AMW हो जाएगा। ठीक, तो भारत का जो वर्गीकरण है कोपेन का, थानसेट का, ये जरूर आप देख लीजिएगा। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खनिज दिया गया, खनन क्षेत्र कहाँ पे है? बॉक्साइट में दिया गया कालाहांडी, कोरापुट, ये आपका राइट है। मैग्नीज में बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये भी सही है। टंगस्टन के लिए डेगाना और बांकुरा क्षेत्र, ये भी राइट है। तांबा के लिए हुट्टी और रामगिरी, ये आपका रॉन्ग है 87 में। ठीक है, और 88 में देखिए कुमायूं हिमालय जो है किन नदियों के मध्य विस्तृत है? अभी हमने बताया ही था आपका कि जो पंजाब हिमालय है, तो पंजाब आपका यहाँ पे सिंधु हो गया और सतलज हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका काली हो गई, तो सतलज और काली के बीच आपका कुमायूं हिमालय हो जाएगा। काली और तिस्ता के बीच आपका जो है ये नेपाल हिमालय हो जाएगा। और तिस्ता और देहांग या दिबांग के बीच या ब्रह्मपुत्र के बीच ये आपका जो हो जाएगा ये असम हिमालय हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हिमालय का जो है प्रादेशिक विस्तार है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दे रखा कुमायूं हिमालय, तो सतलज और काली नदी के बीच। ठीक है, तो 88 का जो आपका सी हो जाएगा। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो अयस्क है कौन सा है? मोनाजाइट, फ्लोस्पार है, बॉक्साइट है, मैग्नेटाइट है। इसमें जो आपका मोनाजाइट अयस्क है ये आपका
थोरियम का अयस्क है जो पाया कहा जाता है केरल के तटों पे पाया जाता है, और थोरियम के प्रोडक्शन में भारत का एक अधिकार भी है, जिसका अयस्क जो है मोनाजाइट है थोरियम का, और इसी से इसको निष्कर्षण करके थोरियम की प्राप्ति की जाती है। अगला देखिए, ओजोन जो है हमारी रक्षा किससे करता है? औरक्त किरणों से, पराबैंगनी से, कॉस्मिक रेज से, या फिर प्रकाश किरणों से। ये आपका पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज से जो है ये O3 हमारा क्या करता है, ये रक्षा करता है। ठीक है। 91 नंबर का प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में कौन से दो घटक हैं? तो पारितंत्र में आपका पादप और जंतु होते हैं, पेड़ पौधे, खरपतवार, जैविक अजैविक, भूमि और जल। 91 में देखिए बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट आपके इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की क्या विशेषता है? क्या यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट है, पीट है, लाल मिट्टी है? ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो छत्तीसगढ़ में अधिकांश भागों में आपका रेड सॉइल पाई जाती है, और ये रेड्स इसलिए होती है क्योंकि इसमें आयरन के ऑक्साइड्स की अधिकता होती है। अगला देखिए, रांची पठार किसका उदाहरण है? ये पेनीप्लेन का है, या अपलिफ्टेड पेनीप्लेन का है, या डाउन वर्ड पेनीप्लेन का है, या प्रारंभिक पेनीप्लेन का है? ठीक है। पेनीप्लेन, पैन प्लेन और पेडीप्लेन। पैन प्लेन की जो संकल्पना थी ये किसकी है? ये क्रिकमे की है। पेनीप्लेन ये आपका डेविस का है। ठीक है। और पेडीप्लेन किसका है? ये आपका एलसी किंग का है, ये ध्यान रखिएगा। और पैन फैन जो है ये आपका लासन का है। ठीक। तो यहाँ पे आपका ये पेनीप्लेन के टाइप्स हैं। ठीक है। संप्राय मैदान के ये प्रकार हैं, और रांची का जो पठार है ये किस प्रकार के संप्राय मैदान का या पेनीप्लेन का उदाहरण है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अपलिफ्टेड पेनीप्लेन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, उत्थित पेनीप्लेन। अगला देखिए 94, भारत में अधिकतम जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है, ये किस दशक में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर रही? 61 से 71, 71 से 81, 81 से 91, या 91 से 2001 में? ठीक है। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा 61 से 71 तक सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर रही थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जो नगरीकृत राज्य है वो कौन सा है? असम, बिहार, हिमाचल और सिक्किम। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सबसे मिनिमम न्यूनतम नगरीकृत है। 96 में देखिए कौन सा कथन सही नहीं है? तीस्ता नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। उकाई जो बांध परियोजना है ये तापी नदी पे है, ये आपका राइट है। दून जो है ये लंबी पर्वत घाटियां हैं, ये सही है। कोरोमंडल मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, ये भी सही है आपका, मालाबार से अधिक चौड़ा है। क्योंकि पूर्वी जो घाट है ये भी आप समझ सकते हैं पश्चिमी घाट से ज़्यादा चौड़ा मैदान है। ठीक। तो यहाँ पे जो तीस्ता नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। तो 96 आपका ये हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र की ये हो जाएगी। आगे देखिए 97 में भारतीय चाय का नीलामी मूल्य तथा निर्यात 2000 से घट रहे हैं। सन 2000 से जो चाय का नीलामी किया जाता है, निर्यात किया जाता है, ये क्या है, इसमें कमी होती आ रही है। तो ये आपका राइट है। देखिए दूसरा दिया है कारण कि भारत को बहुत से नए चाय उत्पादक देशों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए जो है चाय का नीलामी मूल्य और निर्यात भी कम होता जा रहा है। ठीक है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। देखिए इसी के कारण ये घट रहे हैं। यदि प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो क्या होता? भारत के जो चाय की कीमत थी वो बढ़ती रहती है, और पिछले कई वर्षों पहले आप देखेंगे तो ब्रिटेन में जो भारत की दार्जिलिंग टी थी इसका मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए किलो था। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 98, निम्नलिखित पत्तनों में से किसके पास प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? ठीक है। नेचुरल पोर्ट जो है किसमें नहीं है? या नेचुरल पोर्ट कौन सा नहीं है? मुंबई है, कोच्चि है, चेन्नई है, पारादीप है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो चेन्नई पोर्ट है ये नेचुरल नहीं है बल्कि कृत्रिम है। कोच्चि, पारादीप और मुंबई ये नेचुरल में आता है। 99 में देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय जो भारत है ये आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले एरिया में ही आता है, तो ये आपका राइट है। ठीक है, कथन सही है ये। भारत जो अयन रेखाओं के मध्य है, नहीं, अयन रेखाओं के मध्य ये आपका नहीं है।
तो इसमें आपका आर रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इस पूरे वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 100 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मध्य प्रदेश ये जनजातियों का दिया गया है, टूडा जनजाति है, ठीक है। तो टूडा आपका नीलगिरी में पाई जाती है, राजस्थान में खरवाड़ नहीं पाई जाती है। इसमें दिया गया तमिलनाडु में भील जनजाति पाई जाती है, नहीं एमपी में मैक्सिमम है ये, झारखंड में भी पाई जाती है। उरान जो जनजाति है झारखंड में, ये आपका राइट है, ठीक है। तो टोटल 100 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पे आंसर की भी हमने सेलेक्ट कर दी है, पूरा 100 प्रश्नों का यहाँ पे आंसर की भी है, जो आपको पूरा पीडीएफ में प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो पूरा वीडियो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, और यदि आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल हो तो अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा इसका पीडीएफ आपको जो है, जो ऐप है हमारा, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। और यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, या केवी पीजीटी, अब नेट का देखिए जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, ये जो होने वाला अभी जल्द में ही, ठीक है, उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है। और दिसंबर का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसके लिए भी आपका यहाँ पे बैचेज उपलब्ध हैं, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ऐप आपको डाउनलोड करना है, ये ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी के भी 60 नोट्स आपको मिल जाएंगे, झारखंड का भी क्लासेस उपलब्ध हैं, ठीक। तो यहाँ पे इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।